भारत की राजनीति में युवा हमेशा से एक बड़ा वोट बैंक रहे हैं, लेकिन 2026 की राजनीति में युवा सिर्फ वोटर नहीं है, वो सवाल पूछने वाली, सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाने वाली और सरकार से जवाब मांगने वाली पीढ़ी भी है। इसी युवा वर्ग तक पहुंच बनाने के लिए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों एक अभियान चला रहे हैं, छात्रों की गूंज। लेकिन सवाल है कि क्या यह सिर्फ छात्रों से संवाद का कार्यक्रम है या फिर कांग्रेस ने 2029 की राजनीति के लिए अभी से जेनजी के बीच अपनी जमीन तैयार करने की रणनीति शुरू कर दी है। राहुल गांधी छात्रों को क्या संदेश दे रहे हैं और यह संदेश आखिर किसके लिए है? क्या इसका असर वास्तव में जेनजी पर पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी और मौजूदा सरकार इस अभियान को गंभीर राजनीतिक चुनौती मान रही है? इन सवालों को समझना जरूरी है, लेकिन पहले समझिए छात्रों की गूंज आखिर है क्या। दरअसल छात्रों की गूंज को कांग्रेस ने महज एक राहुल गांधी के कार्यक्रम के तौर पर शुरू नहीं किया है। इसकी शुरुआत जून 2026 में हुई और कांग्रेस ने इसे देशव्यापी छात्र संपर्क अभियान का रूप देने की कोशिश की। पार्टी ने 28 शहरों में अपने नेताओं और कोऑर्डिनेटरों को जिम्मेदारी दी। छात्रों, शिक्षकों और युवाओं के बीच शिक्षा, पेपर लीक, भर्ती, बेरोजगारी और महंगी शिक्षा जैसे मुद्दों को उठाने की रणनीति बनाई गई। यानी राहुल गांधी का कार्यक्रम तो इसका चेहरा है, लेकिन जमीन पर कांग्रेस संगठन, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और दूसरे विभागों को भी इसमें लगाया गया है। यही इसकी पहली खासियत है। यह सिर्फ एक दिन की रैली नहीं है, बल्कि कांग्रेस की कोशिश है कि छात्र मुद्दों को लगातार राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। अगर राहुल गांधी के अब तक के कार्यक्रमों को देखें तो उनका संदेश मोटे तौर पर 3 हिस्सों में दिखाई देता है। पहला, युवा देश की ताकत है। दूसरा, लेकिन इसी युवा के सामने शिक्षा, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी बड़ी समस्याएं हैं। और तीसरा, इन समस्याओं के लिए सरकार से सवाल पूछना युवाओं का अधिकार है। प्रयागराज में राहुल गांधी ने युवाओं को महंगी शिक्षा, कम होते रोजगार के अवसर और पेपर लीक जैसे समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसा बताया था। यानी राहुल गांधी का राजनीतिक फ्रेम काफी स्पष्ट है। वो युवा को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सिर्फ नौकरी मांगने वाला युवा नहीं है, आप सरकार से जवाब मांगने वाला नागरिक भी हैं। और यही बात इस अभियान को राजनीतिक बनाती है। राहुल गांधी छात्रों से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका संदेश सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो 3 अलग अलग समूहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जेनजी, दूसरा उनके माता पिता और परिवार, और तीसरा सरकार। क्योंकि एक छात्र का पेपर लीक सिर्फ छात्र की समस्या नहीं है, उसके पीछे परिवार का पैसा है, माता पिता की उम्मीदें हैं, कई साल की मेहनत है। और जब परीक्षा रद्द होती है या भर्ती में देरी होती है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए शिक्षा और रोजगार का मुद्दा राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। 22 अगस्त को पुणे में छात्रों की गूंज का चौथा बड़ा चरण हुआ, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने कार्यक्रम का फोकस खास तौर पर छात्राओं और युवा महिलाओं पर रखा। कार्यक्रम में शिक्षा, महिला सुरक्षा, समानता, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर के अवसरों जैसे मुद्दे शामिल थे। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुणे में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्राओं की समस्याएं भी सुनी और उनके लिए आवाज भी उठाई। राहुल गांधी ने कहा कि समाज में महिलाओं को, जो देश की सबसे बड़ी संपत्ति है, आगे बढ़ने से रोकने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कांग्रेस ने छात्र राजनीति को सिर्फ युवा रोजगार के फ्रेम में नहीं रखा, उसने इसमें महिला स्वतंत्रता और अवसर का मुद्दा भी जोड़ दिया। राहुल गांधी ने पुणे में कहा कि भारत की महिलाएं देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने महिलाओं की अपनी पहचान और स्वतंत्रता पर भी जोर दिया और सामाजिक बंधनों की आलोचना की। यह कांग्रेस का राजनीतिक संदेश और स्पष्ट हो जाता है कि युवा महिला सिर्फ वोटर नहीं है, वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नागरिक भी है। और यही जेनजी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश भी है, क्योंकि जेनजी की राजनीति को सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी के चश्मे से समझना मुश्किल है। इस पीढ़ी के लिए शिक्षा, नौकरी, परीक्षा, करियर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लैंगिक समानता और डिजिटल दुनिया
सब एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसलिए राहुल गांधी का प्रयास है कि कांग्रेस खुद को सिर्फ पारंपरिक विपक्ष की पार्टी के तौर पर नहीं, बल्कि युवा के सवाल उठाने वाले राजनीतिक मंच के रूप में पेश करे। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और सवाल है कि क्या इसका वास्तव में जनजी पर असर पड़ रहा है? तो इसका जवाब अभी पूरी तरह हां या नहीं में देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि किसी राजनीतिक अभियान का असली प्रभाव भीड़ देखकर नहीं मापा जा सकता। उसका प्रभाव तब दिखता है जब युवा उस मुद्दे को अपना मुद्दा मानने लगे, सोशल मीडिया पर उसे आगे बढ़ाएं, सरकार को उस पर प्रतिक्रिया देनी पड़े और सबसे आखिर में चुनाव के समय वो अपनी राजनीतिक पसंद में बदलाव करे। छात्रों की गूंज फिलहाल पहले 3 स्तरों पर दिखाई दे रही है। इसकी चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया में हो रही है। बीजेपी को सार्वजनिक तौर पर इस अभियान पर प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है और कांग्रेस इसे लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में ले जा रही है। लेकिन इसे अभी चुनावी सफलता का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। राहुल के छात्रों की गूंज पर सरकार और बीजेपी क्या कह रही है, और यहीं से राजनीतिक लड़ाई तेज होती है। बीजेपी का आरोप है कि यह वास्तविक छात्र आंदोलन नहीं बल्कि कांग्रेस का राजनीतिक कार्यक्रम है। पुणे कार्यक्रम से पहले बीजेपी की तरफ से यह आरोप भी लगाया गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर कार्यक्रम में भीड़ जुटाने की कोशिश की गई। कुछ वायरल बातचीत के आधार पर 25,000 रुपए तक देने का दावा भी किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उपलब्ध बातचीत में राहुल गांधी, छात्रों की गूंज या कांग्रेस का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। इसलिए इस आरोप को फिलहाल बीजेपी का दावा ही माना जाना चाहिए, एक प्रमाणित तथ्य नहीं। बीजेपी ने इसी आधार पर कार्यक्रम को छात्रों की गूंज की जगह पैसों की गूंज कहकर हमला किया। यानी बीजेपी का नैरेटिव है राहुल गांधी छात्रों की समस्या को राजनीतिक मंच बना रहे हैं, और वहीं कांग्रेस का पलटवार भी आया है। अगर छात्रों की समस्याओं पर सवाल उठाने से सरकार परेशान हो रही है तो समस्या सवाल में नहीं, सरकार के जवाब में है। यानी दोनों पार्टियों ने इस अभियान की व्याख्या बिल्कुल अलग अलग तरीके से की है। लेकिन एक दिलचस्प बात और है, अगर छात्रों की गूंज बिल्कुल अप्रभावी होती तो शायद इसे लेकर इतनी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी नहीं आती, इस पर राजनीति नहीं होती। अब पुणे कार्यक्रम को ही देख लीजिए। पुणे कार्यक्रम से पहले पुलिस ने आयोजन को लेकर 30 शर्तें लगा दी। प्रशासन ने आपत्तिजनक पोस्टर, बैनर और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली सामग्री पर रोक लगाई और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजकों पर रखी। कार्यक्रम से ठीक पहले पुणे के सीओईपी हॉस्टल में एबीवीपी और एनएसयूआई से जुड़े छात्रों के बीच विवाद और झड़प की खबर भी सामने आई। दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं और पुलिस जांच की बात सामने आई है। लेकिन एक चीज तो है कि पुणे में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी ने युवा और खासकर छात्राओं को कांग्रेस के नैरेटिव में जोड़ने की कोशिश मजबूत हुई है। राहुल ने ब्रेक द केज और महिलाओं की स्वतंत्र पहचान जैसे संदेश दिए। इस कार्यक्रम ने बीजेपी को भी प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया। बीजेपी ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम बताया और आयोजन और भीड़ को लेकर सवाल भी उठाए। मीडिया और सोशल मीडिया में कार्यक्रम की अच्छी खासी विजिबिलिटी बनी। इसमें एक बात जरूर साफ है कि छात्रों की गूंज अब सिर्फ कांग्रेस का संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं रह गया है, यह छात्र राजनीति और विपक्ष बनाम सत्ता की राजनीति लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जेनजी कांग्रेस के साथ आ गया है? यहां यह भी समझने की जरूरत है कि किसी कार्यक्रम में हजारों युवाओं की मौजूदगी का मतलब यह नहीं होता कि वो सभी कांग्रेस के समर्थक हैं या उस खास पार्टी के समर्थक हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर किसी भाषण की वायरल क्लिप का मतलब यह नहीं कि पूरा युवा वर्ग उसी विचार से सहमत है। जेनजी कोई एक जैसा राजनीतिक समूह नहीं है, उसमें बीजेपी के समर्थक भी हैं, कांग्रेस के समर्थक भी हैं, दूसरी पार्टियों के समर्थक भी हैं और बड़ी संख्या में ऐसे युवा भी हैं जिन्हें किसी पार्टी से ज्यादा अपने रोजगार, परीक्षा और भविष्य की चिंता है। इसलिए छात्रों की गूंज की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि राहुल गांधी की सभा में कितनी भीड़ आती है, सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि क्या कांग्रेस उन छात्रों के मुद्दों को लगातार उठाती रहती है। क्या वो सिर्फ सरकार की आलोचना करती है या कोई वैकल्पिक शिक्षा और रोजगार मॉडल भी देती है।
क्या उसके अपने राज्यों में छात्र उससे यही सवाल पूछ सकेंगे? और क्या कांग्रेस अपनी संगठनात्मक मशीनरी को कैंपस तक लगातार पहुंचा पाएगी? हालांकि राहुल गांधी के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी रही है, युवा मतदाता के साथ अस्थायी कनेक्शन बनाना। भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें जमीन पर लोगों के बीच पहुंचने का एक नया राजनीतिक रूप दिया था। अब छात्रों की गूंज के जरिए वो एक और खास समूह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, युवा और छात्र। और इसमें एक रणनीतिक फायदा है। छात्र राजनीति आज कैंपस तक सीमित नहीं है। एक छात्र के पास स्मार्टफोन है, वो इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है, व्हाट्सएप पर है, और वो अपने घर में भी राजनीतिक बातचीत को प्रभावी करता है। उसका प्रभाव अपने घर में भी है। यानी एक छात्र तक पहुंचना कई बार सिर्फ एक वोटर तक पहुंचना नहीं होता। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा जोखिम भी यही है। अगर यह अभियान सिर्फ राहुल गांधी के भाषण और बड़ी सभाओं तक सीमित रहा तो यह भी बाकी राजनीतिक कार्यक्रमों की तरह धीरे धीरे खबरों से गायब हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस इसे कैंपस स्तर पर ले जाती है, स्थानीय छात्र नेताओं को अपने साथ जोड़ती है, पेपर लीक, फीस भर्ती और रोजगार के मुद्दों पर लगातार अभियान चलाती है और इन मुद्दों पर ठोस नीति प्रस्ताव सामने रखती है, तब छात्रों की गूंज एक राजनीतिक अभियान से आगे जाकर युवा आंदोलन का स्वरूप ले सकती है। तो आखिर छात्रों की गूंज का असर कितना है, यह भी समझना जरूरी है। तो इसका सबसे संतुलित जवाब यही होगा कि अभी से चुनावी असर के पैमाने पर नापना जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीतिक नैरेटिव के स्तर पर इसका असर जरूर दिखाई देने लगा है। कांग्रेस ने शिक्षा, पेपर लीक, रोजगार और युवा भविष्य को अपने राजनीतिक एजेंडे में ऊपर लाया है। राहुल गांधी लगातार छात्रों से सीधे संवाद कर रहे हैं। पुणे में इस संवाद को युवा महिलाओं तक विस्तार दिया गया और बीजेपी भी अब इस अभियान पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दे रही है। यानी बहस शुरू हो चुकी है, लेकिन बहस का चुनावी परिणाम अभी बाकी है। और शायद छात्रों की गूंज की असली कहानी यही है। राहुल गांधी छात्रों से सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी समस्या क्या है, वो उनसे ये भी कह रहे हैं कि आपकी आवाज राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है और सरकार से उनका संदेश है कि युवाओं के सवालों को नजरअंदाज करके राजनीति नहीं चला सकती। और अगर छात्रों की गूंज इस सवाल को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने में कामयाब होती है तो इसका प्रभाव किसी एक कार्यक्रम की भीड़ से कहीं बड़ा हो सकता है, क्योंकि राजनीति में गूंज तभी असर बनती है जब वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी लोगों के बीच सुनाई देती रहे।